आज की हेडलाइन पर 500 रुपए के स्टाफ पर दिया गया था सरपंच का ठेका, सरपंच को हटाया जाएगा पद से। बेटामा तहसीलदार ने कहा बेंच में शादी कर या 1 करोड़ दे। अपहरण के बाद पीओ धरवे के साथ की गई थी मारपीट, जेल भेजे गए सभी आरोपी। नया बाजार स्थित किशन बीज भंडार के मालिक पर लगा मासूम बच्चे की मौत का आरोप। पिता बेटे को न्याय दिलाने के लिए खटखटा रहा है एसपी कलेक्टर के दरवाजे। दिल्ली में भाजपा सरकार की जीत के बाद जिले में विजय टॉकी चौराहे पर मनाया गया जश्न, आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। मोबाइल कार्यों के खिलाफ एकजुट हुई आशा कार्यकर्ता, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वर्गीय अमर सिंह जी तंवर की याद में आयोजित होगी भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता। जाजू कन्हैया महाविद्यालय एको क्लब द्वारा 20वें पौधे कल्चर नेचर इन नेचर कार्यशाला समापन। अब खबरें विस्तार से। जी हाँ, क्या आपने सुना है कि क्या कोई सरपंच अपनी सरपंची को ठेके पे दे सकता है? नहीं, लेकिन नीमच जिले के गांव में ऐसा हुआ है जब सरपंच ने अपनी सरपंची को ठेके पर दे दिया और बाकायदा स्टाम्प लिखा। यह पूरा मामला सामने आया मनासा के ग्राम दाता में, जहां पर महिला सरपंच ने निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को ही पूरी सरपंच के ठेके पर दे दी और बाकायदा 500 रुपए का स्टाम्प लिख दिया गया। यह पूरा मामले का जब खुलासा हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। नीमच जिला पंचायत के नए सीईओ अमन वैष्णव ने सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सचिव को नोटिस जारी किया गया है। यह चौंकाने वाला मामला है। जिस पद को पाने के लिए चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जब इसी पद को गिरवी रख दिया जाए तो बड़ी चौंकाने वाली बात होगी। जी हां, नीमच जिले की मनासा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दाता में ऐसा ही हुआ है। दाता पंचायत की सरपंच कैलाशी बाई ने सुरेश नामक व्यक्ति को 500 रुपए के स्टाम्प पर अपना सरपंच का पद ठेके पर दे दिया। वहीं एग्रीमेंट में गाँव के सद्दाराम और मन्नालाल के साइन है। साथ ही ठेके पर लेने वाले सुरेश के साइन के साथ पंचायत के सरपंच की सील भी लगी हुई है। मामला जब सामने आया तो नीमच से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जहां पर किसी सरपंच ने अपना पद ठेके पर दे दिया। मनासा तहसील की ग्राम पंचायत दाता की महिला सरपंच कैलाशी बाई ने अपने पद की ठेकेदारी कर डाली। उन्होंने सरपंच पद को 500 रुपए के स्टाम्प पर बाकायदा एक समझौते के तहत सुरेश को सौंप दिया। कॉन्ट्रैक्ट में यह तक लिखा गया कि जब तक सरपंच पद पर कैलाशी बाई बनी रहेगी तब तक पंचायत के सभी कार्य सुरेश करेंगे। ग्राम पंचायत दाता में 24 जनवरी 2025 को सरपंच कैलाशी बाई और सुरेश के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पत्र लिखा गया। इसमें यह स्पष्ट रूप से पंचायत से जुड़े तमाम कार्यों जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटरशेड प्रोजेक्ट आदि की जिम्मेदारी सुरेश को दी गई। इसमें यह भी तय किया गया कि जहां भी हस्ताक्षर की जरूरत होगी सरपंच सिर्फ सुरेश की सहमति से ही साइन करेगी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और सरपंच को पद से हटाने का नोटिस जारी कर दिया। पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने बताया कि सरपंच को पद से पृथक करने के लिए नोटिस जारी किया है और सचिव से भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सर, ये ग्राम पंचायत दाता का एक महिला सरपंच का एक शपथ पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बताया गया उनके तमाम जो अधिकार है उन्होंने वहाँ के एक ठेकेदार को दे दिए। इस पूरे मामले में जो है किस तरह का एक्शन लिया है? इसमें कल रात में ये मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह का मामला है और शिकायत का संज्ञान लिया गया। इसमें शिकायत जो है उसमें स्टैम्प पेपर पर 500 रुपए की जो सरपंच हैं वहाँ की उनके द्वारा अपने अधिकार जो हैं वो किसी सुरेश नामक व्यक्ति को दिए हैं, इस तरह की शिकायत थी। वो शिकायत का अवलोकन किया गया। आज सुबह सरपंच को धारा 40 में पद से पृथक करने का नोटिस जारी किया गया है और कल उसकी डेट लगाई गई है। ऐसे ही सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि पूरा जो वाक़या ये हुआ है ये किस तरह से हुआ है, क्या कहना चाहता है उसमें, तो उसको भी एक नोटिस जारी किया गया है। ये जो मामला है ये ग्राम पंचायत दाता जनपद मनासा जिला नीमच की ये शिकायत हमारे प्राप्त हुई थी और हमने इसमें आगे कार्रवाई करेंगे और जो भी हमारे पास कल जवाब प्राप्त होता है उसके बाद जो भी कार्रवाई इन पे बनती है वो जो कार्रवाई अनुसार की जाएगी। सर, इसमें प्राथमिक रूप से कुछ देखने में आया किस वजह से ये? इसमें देखिए, अब जो हमारे पास स्टैम्प की जो फोटोकॉपी आई है हमारे पास स्टैम्प पेपर पे जो किया गया वो तो हमारे पास है। अब इसमें साइन वगैरह भी हैं, लेकिन एक बार कल जब जैसे ही इनका जवाब प्राप्त होगा तभी हम कुछ इसमें कह पाएंगे इसमें सही तरीके से, कि जांच हमें ढंग से कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी।
जो धारा 40 है जो पंचायती राज एक्ट में है, उसके तहत भी एक सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा और सरपंच को पद से पृथक करने की जो पावर है वो भी थोड़ा प्रोसेस वाली है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस, उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है तो उसके बाद वापस इलेक्शन वगैरह होगा? नहीं, अभी मैं इस स्टेज पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी जवाब हमें प्राप्त होगा उसके बाद केस दर्ज करके कार्रवाई। नीमच से अपहरण किए गए जावल जनपद पंचायत के सीओ आकाश धारवे के मामले में नया खुलासा हुआ है। इधर जहां तहसीलदार सहित सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया, वहीं आकाश धारवे ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई और 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है। दरअसल यह मामला पूरा एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आकाश धारवे का अपने ही गांव की किसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह महिला बेटमा तहसीलदार जगदीश रंधावा की मौसेरी बहन लगती है। जब शादी नहीं हुई तो बेटमा तहसीलदार अपने 5 पटवारी और अन्य साथियों के साथ नीमच पहुंचा। रात भर सीओ आकाश धारवे के घर पर हंगामा किया। सुबह उनका किडनैप करके गांव की पंचायत में ले जा रहे थे, लेकिन नीमच पुलिस की तत्काल कार्रवाई से वे पकड़े गए। इस पूरे मामले में अब आकाश धारवे ने कहा है कि उनसे जबरन शादी कराई जा रही थी और शादी नहीं करने पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। इस पूरे मामले में तहसीलदार सहित सभी आरोपी जेल में। जावल जनपद पंचायत सीओ आकाश धारवे अपहरण कांड में कई प्रकार के नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि केंट पुलिस ने तहसीलदार पटवारी सहित 13 आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले में सामने आया है कि अपहरण के दौरान तहसीलदार पटवारी समेत सभी आरोपी सीओ आकाश धारवे के साथ मारपीट करते रहे और पूरे मामले को निपटाने के लिए आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए भी मांगे थे। धारवे ने बताया कि मुझे स्कॉर्पियो की बीच सीट पर बिठाया था, बिठाते ही मेरा मोबाइल छीन लिया गया और बंद कर दिया था। पूरे रास्ते में मेरे साथ मारपीट की गई, कभी आगे वाला मारता तो कभी पीछे वाला मारता। आरोपियों ने कहा कि तुझे समझाया था लेकिन तू समझा नहीं, अब तुझे निपटाएंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को फिल्मी स्टाइल से जावल जनपद पंचायत के सीओ आकाश धारवे का अपहरण हुआ था। जैसे ही अपहरण की खबर पुलिस को लगी तो तुरंत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी। पुलिस ने कंट्रोल रूम से मध्य प्रदेश और राजस्थान जिले की पुलिस को खबर पहुंचाई गई कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो में सीओ को बिठाकर अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गए। उज्जैन पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। नागदा में नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो को रोक लिया और मौके पर जमा भीड़ स्कॉर्पियो पर टूट पड़ी। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के चंगुल से संदिग्ध लोगों को छुड़ाया और केंट पुलिस को सौंप दिया। अपहरण कांड के पीछे सीओ आकाश धारवे की लव स्टोरी सामने आई है। सीओ आकाश धारवे को वर्ष 2015 में उन्हीं के गांव गंगदार, जिला धार, मध्य प्रदेश की एक युवती से प्यार हो गया था। कुछ साल तक प्रेम प्रसंग चला और ब्रेकअप हो गया। फिर 2023 में सीओ और उस युवती का प्यार परवान चढ़ा और अंततः बुधवार रात को युवती अपने परिजनों के साथ नीमच आ धमकी और सीओ आकाश धारवे के घर पर हंगामा करने लगे थे। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को समझाया और मामला शांत कराया गया था। इधर सुबह प्रेमिका के परिजनों ने सीओ आकाश धारवे का गोमाबाई नेत्रालय के सामने अपहरण कर काली स्कॉर्पियो में बिठा कर ले गए थे। पूरे मामले में धारवे ने बताया कि युवती का दूसरी जगह अफेयर था, इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया था। इस कारण परिजन लंबे समय से विवाद कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अपहरण के आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। नीमच के नया बाजार में किसान बीज भंडार के पीछे चलने वाले गोदाम के बाहर जहां कीटनाशक और बीज पड़े रहते हैं, उनके खाने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे के पिता ने अब खुलकर किसान बीज भंडार के संचालक पर आरोप लगाया कि वे पीछे गंदगी रखते हैं और बीज और कीटनाशक दवाएं बेच देते हैं, जो कि बच्चे खेलते खेलते खा लेते हैं। ऐसे में उनका मासूम बच्चा मौत को निकल गया। अब पूरे मामले में पिता ने जहां जय किसान बीज भंडार के संचालक पर आरोप लगाए, वहीं पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बीज भंडार के दुकानदार पर एक लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि दुकानदार द्वारा कीटनाशक की दवाइयां मोहल्ले में फेंकी गई, जिसका सेवन करने से 3 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे की मौत के बाद उसके पिता ने एसपी और कलेक्टर के दरवाजे खटखटाए और न्याय की गुहार लगाई है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए मृतक बालक के पिता मोहम्मद वसीम, जो कि नया बाजार स्थित जय किसान बीज भंडार के पीछे मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया कि दुकान के मालिक आशीष अग्रवाल की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान चली गई। वसीम ने आरोप लगाया है कि दुकानदार द्वारा कीटनाशक की दवाइयां दुकान के पीछे फेंकी जाती हैं।
जिसे लेकर कई बार दुकानदार को चेतावनी दी गई, लेकिन वह नहीं माना। वसीम ने बताया कि उनके 3 वर्षीय बेटे ने दुकान के पीछे फेंकी गई कीटनाशक दवाई खा ली थी। इसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन वो बच नहीं पाया और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मोहम्मद वसीम ने दुकानदार पर आरोप लगाते हुए उसकी लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग निवास करते हैं। जय किसान बीज भंडार वाले का पिछवाड़ा है, वो फ्रंट उनका बाजार में पिछवाड़ा है और उनका बीज भंडार का काम है, केमिकल वगैरह का जो कृषि उपयोग में आता है। अन्य सा और भी बहुत सारे जो जानवरों को मारने के उपयोग होता है, चूहा मारने की दवा, ये वो बहुत सारी एनेस्थीज, उसकी सारी पैकिंग यही होती है। बरसों से हो रही है, आज से नहीं हो रही, बरसों से होती है। हमने काफ़ी बार उनको सतर्क करा कि सर ये रिहायशी इलाका है, बच्चा कुछ खा ले, बच्चे खेलते हैं अभी, ठीक है। मेरा बच्चा 3 साल का बच्चा था, अब्दुल रहमान नाम था उसका, वो यहाँ से कुछ अननोन पॉइजन खा गया। मैं सिविल हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ उसका इलाज चला, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि अननोन पॉइजन है, इसलिए वो उस चीज़ को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो, और मेरा बच्चा चले गया। कब की बात है, कितना समय हुआ? ये पिछले महीने की 5 तारीख की बात है। 4 तारीख को एडमिट करा था, 5 तारीख को सुबह वो एक्सपायर हो गया। इस बात को लेकर आपने शिकायत करे थाने पे? उस वक्त क्या है सर, मेरा संतुलन काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने बाद में एसपी ऑफिस जाके स्वयं अंकित जी से मैंने खुद उनको एक शिकायत दे के आया हूँ। कलेक्टर ऑफिस जाके कलेक्टर सर को मैं खुद स्वयं जाके शिकायत दे के आया हूँ, मिल के आया हूँ उनसे। उसके बाद एक एएसआई करके मकवाना जी आए थे, वो अंदर ही अंदर कार्रवाई करके चले गए। वो बोल रहे थे बाहर में आऊँगा सर्वे करने, वो मेरे पास नहीं आए, अंदर ही अंदर करके चले गए। अभी भी झेर उपस्थित है यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर, आज की तारीख में झेर उपस्थित है, आप ये चेक कर लीजिए। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? आप मैंने इन पे कार्रवाई करी थी, इनका फोन आया मेरे पास। नहीं, अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर कि यहाँ से ये चीज़ बंद हो ना, रिहायशी इलाका है, यहाँ बंद हो और मेरा बच्चा चले गया, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन्हों की वजह से ही गया मेरा बच्चा। वो आके मेरे से कह रहे कि तुम्हारा बच्चा बीमार था, वो बोले तुम्हारा बच्चा ऊपर क्या करने चढ़ा, वहाँ क्या खाने का चढ़ा। तो बच्चे यहाँ है, मेरा घर सामने है, 10 फीट की दूरी है, बच्चे यहीं खेलेंगे, क्या खेलेंगे? रिहायशी इलाके में आपको ये काम करने की अनुमति किसने दी? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। और एक बात और बताऊँ आपको, ये छज्जे पूरे टूट रहे थे, ये छज्जे अभी टूटे प्रेजेंट में, छज्जे पूरे टूटे थे। तो अभी भी देखिए ऊपर वाला जो छज्जा है वो इस कंडीशन में है कि अपन बात कर रहे हो तो अपने ऊपर भी गिर सकता है पूरी। ये देखिए कोना देखिए आप, यहाँ से आने वाले के ऊपर गिर सकता है। 1 साल हो गया इनको बोलते बोलते, 2 साल से बोल रहा हूँ कि सर यहाँ ये बंद कीजिए, बंद कीजिए। अब मेरा तो बच्चा चले गया, कौन ला के देगा उसको? और आगे ऊपर से डरा रहे धमका रहे कि तुमने रख दिया, तुम्हारे वजह से बच्चा गया। बोले कौन डराते धमकाते, क्या नाम? अभी वो गुड़वंत जी का लड़का आके डरा के गया मेरे को, बोले कि तुमने यहाँ कब्जा कर रखा है, बोले तो ये झेर भी तुमने रखा। और वो अभी भैया है, उनकी वाइफ बोल के गई कि तुम्हारा बच्चा तो पहले से बीमार है, मेरे को सिद्ध कर दे वो मेरा बच्चा बीमार है। कोई बुला लो पुलिस वालों को, निपटने का भी लिखे रहा। वो खुद बोल के गई तुम्हारा बच्चा बीमार है, यहाँ पूछ लो। आप तो सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल में जाँच करवाओ। अननोन पॉइजन से मेरा बच्चा गया है। अब अननोन पॉइजन क्या खाया ये तो यही बताएंगे ना, ये अभी प्रेजेंट में पॉइजन खाया पड़ा हुआ है। अभी उनको बोला मिला कि आप चेक करिए, तो लेके भग रहे थे। ये तो कट्टा मेरा छिनवाया यहाँ से, लेके भग रहे थे अंदर। मैंने बोला आप इसको हल्का सा चक्के के बताएं, बोले बीज है ये, बोले मिर्ची के बीज, मिला चक्के के बताएं, तो भग गए यहाँ से। अभी चेक कराया, पुलिस वाले लेके गए इसको जाँच कराने के लिए, और मैं भी इसको अपने अंडर में लूँगा अभी, और मैं अलग से भी जाँच कराऊंगा इसकी। वहीं इस पूरे मामले में दुकान के मालिक आशीष अग्रवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, हमारे ऊपर षड्यंत्र रचकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम हमेशा से ही अपने स्थान पर कीटनाशक दवाइयाँ सुरक्षित तरीके से रखते हैं और कभी भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग दुकान के पीछे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में उन्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। सर जैसा और आपको कई बार कहा भी गया, उसके बावजूद आपने इस बारे में कोई भी स्टेप नहीं उठाया। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि रहवासी इलाका में हमारा गोडाउन, ऐसा हमारा कोई गोडाउन नहीं है। पीछे हमारे यहाँ जो बीज वगैरह का कीटनाशक का कोई उसमें संग्रहण नहीं किया जाता है, और इस बारे में इन्होंने ये लोग हमारे क्या पीछे मोहल्ले में कब्जा करने के उद्देश्य से हमेशा परेशान करते रहे हैं। क्योंकि पीछे टोटल जो आप भी समझते हैं धार्मिक विवाद वाला एरिया बना हुआ है हमेशा। तो जो हमारा होटल पीछे बंद रहता है, काफ़ी टाइम से मकान भी बंद है, और उसके इनकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती है, उसको लेके हमने कई बार इनको हटाने को कहा, तो उसको लेके विवाद करते हैं। और ये रिपोर्ट इन्होंने भी बीच में कलेक्टर साहब में भी करी थी, तो थाने से एएसआई मकवाना जी भी आके पीछे निरीक्षण करके गए हैं। वहाँ से कोई कीटनाशक वगैरह नहीं पाई गई, और नहीं हमारे द्वारा पैकिंग करी जाती है। हमारे द्वारा वैध लाइसेंस पे जो कीटनाशक का भंडारण
और विक्रय किया जाता है वो हमारी इस दुकान पे किया जाता है, ना कि वहाँ पे कोई भी कीटनाशक बाहर फेंकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ पर एक कट्टा भी हमारी ओर से देखा गया है, जो एक सामान पड़ा हुआ है। उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि जिस काय का कट्टा है वो किस चीज़ का है, क्योंकि पीछे से हमारा कोई आना जाना भी नहीं है और हमारा एंट्रेंस और एग्जिट जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं से पीछे हमारा कभी आना जाना भी नहीं होता है। और इस बारे में इन्होंने कृषि विभाग वाले भी आके चेक करके गए हैं, कृषि विभाग वालों ने भी इसको प्रूव करा है कि पीछे हमारा कोई भी सामान कीटनाशक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। केवल ये कि आपसी रंजिश के चलते आप डायरेक्ट मैं कहूँ तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कह दूँ, पर विवाद वाले बढ़ने वाली चीज़ करनी है, क्योंकि उस तरह से वो हमारे मकान को कब से जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। और पीछे हमारे अंकल उस मकान में रहते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले। इन लोगों ने काफ़ी परेशान करा और उस परेशानी के कारण उनको किराए के मकान में जाना पड़ा। पीछे मकान आज भी खाली पड़ा हुआ, ऊपर से नीचे तक जाले जम रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो मकान हम उनको दे दें। एक अंकल ने हमारा पास वाला मकान इस परेशानी से उनको ही लोगों को बेच के ले गए हैं, तो ये पूरी तरह से उनका एकाधिकार करना चाह रहे हैं पीछे मोहल्ले में। आपका नाम? आशीष अग्रवाल। इस पूरे मामले ने कई प्रकार के सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि वास्तव में दुकानदार की लापरवाही के कारण बच्चे की जान गई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और किस प्रकार की पूरे मामले की जांच की जाती है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा ने एक और राज्य पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, दिल्ली में 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल पाया। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल इस बार खुद चुनाव हार गए। बड़ी बात याद रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बताया और 10 साल की आपदा से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया गया, जिसका असर यह हुआ कि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया और बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इसको लेकर निमित्त जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पटाखे फोड़कर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीर्ष नेतृत्व में अब दिल्ली का विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में अत्यंत हर्ष है, उत्साह है, उमंग है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 वर्ष बाद वहां का गढ़ जीता है। आपदा टली है और सुशासन वापस से वहां पर आ रहा है। माननीय नरेंद्र सिंह जी मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और हमारे जो जेपी नड्डा जी जो है संगठन मंत्री, उनके संगठनात्मक जो भी विचार है उन पर लोगों ने काम किया। यहाँ पर हमने पटाखे फोड़ के, ढोल बजा के, मिठाई बांट करके खुशी जाहिर करी है। आप एक दूसरे को सबने बधाई दी है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नजर आ रही है। 48 सीटों का रुझान आज जो राजधानी है पॉलिटिकल दिल्ली, आपने देखा होगा अभी जो औद्योगिक राजधानी है महाराष्ट्र, वहाँ कमल खिला। अब जबकि दिल्ली की बारी थी और दिल्ली में एक बहुत बड़ी आपदा थी, उस आप को हटाने का काम वहाँ की जनता ने किया है। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है कि लंबे समय के बाद जो राजधानी का केंद्र है, जहाँ की जनता हमेशा सांसद में तो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में थी, मगर वहाँ आप कूटनीति करके दिल्ली के साथ छलावा कर रहे थे, वो जनता ने उस छलावे को अलग हटाकर कमल खिलाया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रसन्न है, क्यों आप झूठ बोलता था, फरेब करता था, वो झूठ और फरेब ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। जनता ने झूठ का झूठ और सही का सही किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। आपका नेता जो अपने आप को स्लीपर चप्पल पहनकर बड़े ही साध्वी जीवन जीने का
उदाहरण बताते थे, उसका अन्ना हजारे ने भी विरोध किया है। वहाँ की जनता उसको समझ गई क्योंकि वो जेल में रहा था। जहाँ गुरुद्वारा था वहाँ उसने दारू की दुकानें खुलवाई थी, तो वहाँ भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की विजय, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, लोक कल्याण के काम वो कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा संगठन हमेशा मजबूत रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनकी कठोर मेहनत की वजह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आज कमल खिला है। तो उस कमल खिलने का उत्साह पूरे देश में है। आप देख रहे हैं लोग नाच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो मैं दिल्ली की जनता की दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि एक दिल्ली जो आज देश का दिल था वहां कमल खिला है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देखो, कांग्रेस ने गरीबों के साथ और देश की जनता के साथ छलावा किया, अब लोग उनको समझ गए। तो कांग्रेस को तो बिल्कुल दिल में भर दिया है। और आप जो एक दिल्ली के लिए आपदा का केंद्र बना था, उस जनता ने उस आपदा को भी हटा दिया है। वहाँ केजरीवाल को खुद को हराया गया है। हमारे यहाँ के विक्रम वर्मा जी है, उनके परिवार के दामाद है, उनने उसको चारों कोने चित कर दिया गया है। अब सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जो दारू में लिप्त था, उसने ऐसी जगह गुरुद्वारे जैसे पावन स्थान पर दारू की दुकानें खोली थी, तो वहाँ की जनता ने भी कमल खिला दिया है। अधिकांश जगह, लगभग 47-48 जगह के रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। वहाँ हमारी सरकार बनेगी और वहाँ विकास के काम होंगे। गरीब और सर्वहारा वर्ग ने कमल को खिलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच जिले की आशा कार्यकर्ता अब मोबाइल से कोई कार्य नहीं करेंगी। मोबाइल में जहां बड़ी दिक्कतें आ रही है वह नेट और डेटा की प्रॉब्लम होती है और साथ ही एंड्रॉइड फोन नहीं होने के कारण आशा कार्यकर्ता कार्य नहीं कर पाती है। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया है कि वे अब मोबाइल पर कोई कार्य नहीं करेगी और इसको लेकर नीमच कलेक्टर के नाम नीमच कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। आज शनिवार को आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें मोबाइल के माध्यम से कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस काम के लिए ना तो कोई प्रशिक्षण दिया गया है और ना ही मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं और ना ही किसी प्रकार का डाटा प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायतों के कई क्षेत्रों की महिलाएं इस काम को करने में सक्षम नहीं है, जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही तकनीकी जानकारी है। इस पूरे मामले को लेकर आज आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से कार्य न कराया जाए और उनकी समस्याओं का जल्दी से निराकरण किया जाए। मोबाइल संबंधी कार्य पर तत्काल रोक लगाने बाबत और इसी से संबंधित आज हमने ज्ञापन दे रहे हैं कि ये हमारी बहनें गांव की बहनें हैं और कम पढ़ी लिखी है, उनको कार्य करने में बहुत परेशानी आ रही है। न तो हमको सरकार द्वारा मोबाइल दिया गया है, इन्हें डाटा दिया जा रहा है, इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है इसके बारे में, और सब अधिकारी ना तत्काल आदेश निकालते कि आज ये काम करना, वो काम करना, और सारा मोबाइल से काम लिया जा रहा है। और साथ में हमारा जो पुराना काम रूटीन का वो तो करना ही है और मोबाइल का भी काम करना। तो आज हम उसके लिए ज्ञापन विरोध कर रहे हैं और अधिकारी द्वारा जो मोबाइल से काम नहीं करने पर हमारे पर जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है उसको पर रोक लगा रहे हैं हम। तो हम चाहते हैं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी आशा बहनों पर वो मोबाइल से काम पर रोक लगाई जाए और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। आशा बहनों के साथ महिलाएं हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित हो गई है, उन्होंने मजबूरी में अपने बच्चों को भी इस काम पर लगा लिया है और कई बहनों ने तो नौकरी में निकलने के डर के कारण गाँव में कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी जेब से खर्चे से बिठाए और उसका कार्य पूरा कर रही है, जो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जो 2 साल से हमने 1 साल से जो हमारा मानदेय कट करा रहा है वही पूरा दिया जाए और जो अभी जो 2 साल से हमने आयुष्मान कार्ड बनाए उसका भी हमको जो भी प्रोत्साहन राशि बनती है हमारे तत्काल भुगतान किया जाए हर चीज़ का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती सोलंकी, प्रदेश उपाध्यक्ष। समस्या तो ये आती है कि जैसे कि गांव में काम तो सभी का रहता है, जैसे कि पंचायत सचिव का भी काम होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी काम होता है। जब हम उनसे बोलते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर के कार्य करवाओ तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करवाते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, आप आशा हो, आप गाँव का काम आप करते रहो। तो उसमें क्या है कि हम अकेले परेशान हो रहे हैं और गाँव में कार्य करने के लिए बहुत परेशानी आ रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? मोबाइल संबंधित कार्य पर तत्काल रोक लगाने के बाबत बोल रहे हैं हम कि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्यामा रावत, जिला अध्यक्ष।
नीमच फुटबॉल का शहर रहा है और यहाँ फुटबॉल की दीवान की सीट चढ़कर बोलती है। गणतंत्र दिवस के फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब स्वर्गीय अमन चंद तंवर की स्मृति में नीमच में फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। 9 फरवरी से फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी और यह टूर्नामेंट 16 फरवरी तक चलेगा। स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी तंवर की स्मृति में ए यूनियन फुटबॉल क्लब द्वारा जिले में एक विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 9 फरवरी से 16 फरवरी तक राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में आयोजित होगी। इस आयोजन की जानकारी क्लब के सदस्यों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रतियोगिता का उद्घाटन 9 फरवरी को होगा। इसमें जिले की विभिन्न फुटबॉल टीमें भाग लेगी। मानसी चौहान के नेतृत्व में अमर सिंह जी तंवर की स्मृति में 9 फरवरी से 16 फरवरी तक राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 14 और 15 को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, जबकि 16 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल मैच में विजेता टीम को सम्मान चिन्ह और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ए यूनियन फुटबॉल क्लब के द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में जिला स्तरीय आमंत्रित फुटबॉल प्रतियोगिता का ये आयोजन 9 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, जो कि आयोजक हैं मान सिंह चौहान, उनके द्वारा कराया जा रहा है। और उसके अंदर अमर सिंह जी तंवर हैं, उनकी स्मृति में ये प्रतियोगिता हो रही है, जो कि उनका परिवार भी इसके अंदर सम्मिलित है प्रतियोगिता कराने के अंदर। ये प्रतियोगिता प्रतिदिन एक मैच खेला जाएगा। 12 तारीख को 2 मैच होंगे। इस प्रतियोगिता में चुनिंदा 10 टीमों को पार्टिसिपेट करना है। इस प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे 14 और 15 तारीख को, और फाइनल मैच 16 तारीख को खेला जाएगा। जी, किस तरह से पुरस्कार वगैरह के लिए इस प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीम को नगद राशि प्रदान की जाएगी, साथ में ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी, और जो निर्णायक गण हैं उन्हें भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता नीमच में पहली बार अमर सिंह जी तंवर की स्मृति में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता कहाँ पे हो रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में स्टेडियम में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आपका नाम? प्रमोद शर्मा, जिला फुटबॉल संघ सेक्रेटरी। जाजू कन्या महाविद्यालय में बोनसाई पौधों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नेचर एंड मिनिएचर पद्धति को लेकर विशेष कार्यशाला हुई और इसमें एक CSIF के डिप्टी कमांडेंट तरुण डलवानी ने प्रशिक्षण दिया। श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय के इको क्लब द्वारा पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के तहत नेचर इन मिनिएचर नामक बोनसाई पौधे बनाने की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में CISF के डिप्टी कमांडेंट तरुण कुमार ढलवानी ने बोनसाई बनाने की तकनीक पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने छात्राओं को बड़े पौधे को छोटे आकार में विकसित करने, विभिन्न बोनसाई प्रकारों और उनकी देखभाल की विधि बताई। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर साधना सेवक ने इको क्लब की गतिविधियों का परिचय दिया, जबकि प्राचार्य डॉक्टर NK डबकरा ने छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक और 50 से अधिक छात्राएं उपस्थित रही। देखिए, जाजू कॉलेज हमेशा पर्यावरण को लेकर विभिन्न प्रोग्राम्स करता रहता है, और इनका एक जो विशेष इको क्लब है उसका योगदान बहुत हमेशा से रहा है। मैं अक्सर इनके प्रोग्राम्स वगैरह वॉच करता हूँ, और आज जो वर्कशॉप जो की गई है वो बोनसाई रिलेटेड की गई है। बोनसाई जैसे कि आप लोगों को विदित होगा, ये एक जापानीज़ आर्ट है। अगर एग्जैक्टली मैं बताऊँ आपको तो जापानीज़ आर्ट, क्योंकि आज की डेट में इसका नाम कहा जाता है कि बोनसाई जापानीज़ में ज़्यादा जो है वो प्रचलित है, लेकिन यदि हमारे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में यदि हम देखें पौराणिक जो हमारे आयुर्वेद के स्पेशली जो ग्रंथ हैं, तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि बोनसाई जो है एक्चुअली वो इंडिया की जनित है। पहले इसको नाम दिया गया था वामन वृक्ष कला। वामन वृक्ष कला में क्या होता था कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि होते थे, तो वो मेडिसिनल पर्पज़ से पॉट्स के अंदर, ट्रेस के अंदर, पॉट्स के अंदर जो है पौधों का रोपण करते थे, और चूँकि वो बहुत ज़्यादा हाइट में हो जाते थे तो उनकी कटिंग प्रूनिंग करके और अपने साथ ही कैरी उनको करते थे, ताकि उनके मेडिसिनल वैल्यू हमेशा वो लोग ले पाए। लेकिन इस तरह का जो बोनसाई का कल्चर था, उसको डिज़ाइनिंग करने का काम था, वो नहीं होता था। चाइना में ये चीज़ शुरू हुई है लगभग 1000 साल पहले, और उसके बाद ये माइग्रेट हुआ है जापान में। जापान के अंदर इसकी जो रियल पिक्चर आई है, इसको सजावट
उसकी डिज़ाइनिंग करके और उसको पेश किया गया है। वो आज का जो स्वरूप है वो है बोनसाई का। तो बोनसाई की आज वर्कशॉप यहाँ पे की गई। बच्चों को क्या खास बात दिखाई जाए? देखिए, बोनसाई वर्कशॉप में एक्चुअली ये बहुत टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या एग्जैक्टली है कि पॉट के अंदर आप कोई बड़ा वृक्ष है उसको छोटे रूप में किस तरीके से लगा सकते हैं। आपको देखने से प्रतीत होगा कि एक जो बड़ा वृक्ष जो 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट का वृक्ष होता है वो आप 1 फीट के दायरे के अंदर उसी रूप में बिल्कुल आपको साक्षात वो पेड़ दिखाई देगा पॉट के अंदर लगा हुआ। तो अब इसकी टेक्निक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आज की कुछ एडवांस टेक्निक्स है जिसमें बहुत कम समय में हम उसको वो रूप प्रदान कर सकते हैं। किस तरीके से हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके और जल्दी बोनसाई बना सकते हैं। और उसमें क्या विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं, लाइक उसकी वायरिंग भी यूज़ होती है उसके अंदर शेपिंग करने के लिए, पॉट्स किस प्रकार के यूज़ करने चाहिए, सॉइल मीडिया किस प्रकार का यूज़ होना चाहिए, वाटरिंग उसकी कैसे करनी है, न्यूट्रिशन कैसे करना है, इन सभी की जानकारी दी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तरुण कुमार ढलवानी है और वर्तमान में मैं उप कमांडेंट CSF में कार्यरत हूँ। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।